Dear students, today we will start new topic, that is friction. So before going to friction, we will first discuss about contact forces. Okay. So what are the contact forces? So forces that arise due to result when two bodies are in physical contact with each other. Okay. It means जब भी कोई दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच में जो भी फोर्स अराइज होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। ओके, क्योंकि दोनों के कांटेक्ट से अराइज हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जैसे कि आप इवन ज़मीन पे जब आप चलते हो, ठीक है, जैसे कि आप चलते हो तो उस समय भी आप क्या करते हो, अपना एक पैर जो है, अपना एक पैर अर्थ पे रखते हो, उसको प्रेस करते हो पीछे की तरफ, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हो। ठीक है, तो ये भी क्या, ये एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि आपने अपना पैर कहाँ रखा है, अर्थ पे रखा हुआ है। तो अर्थ और आपके पैर दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में कांटेक्ट हो रहा है। ठीक, इसके अलावा जैसे ये कोई भी बॉडी है वो ग्राउंड पे रखी है, ठीक है, तो ग्राउंड पे रखी है तो यानी कि ये इसके कांटेक्ट में है, ये इस बॉडी है और ये अर्थ है या ग्राउंड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों ये कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे होंगे, कांटेक्ट फोर्स होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इज इन कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। A component parallel to the surface in contact is called friction। ठीक है, मतलब ये है, जैसे कोई बॉडी है, तो कोई ब्लॉक है, ये अर्थ पे है। थोड़ा सा डायग्राम ये तिरछा हो गया, जैसे ये है। ठीक, ये कोई बॉडी है, ये कहाँ पे, ये अर्थ पे है, ये ब्लॉक है। ठीक, अब देखो, तो ये ब्लॉक है, तो ये जनरल सी बात है, ये इस पर फोर्स लगा रही होगी, मतलब इसका यहाँ पे इसका वेट वर्क कर रहा होगा। ठीक है, इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ये होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अगर किसी बुक को हॉरिजॉन्टली अपने हाथ पे, जैसे कि ये आपका हैंड है, आपने क्या किया, एक बुक आपने ऐसे वर्टिकली आपने ऐसे इसको बैलेंस कर लिया अपने हाथ पे। ठीक है, तो इसका वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको ऊपर की तरफ, आपने इस पर एक फोर्स लगा रखा है, तभी तो ये बैलेंस हो रही है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स, जो बिल्कुल नॉर्मल, जो इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो इस फोर्स, जो इस बॉडी पे जो परपेंडिकुलर फोर्स जो वर्क कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जो इस बॉडी को इस पर बैलेंस कर रहा है। बस समझ में आ गई, ये टेबल पे कोई बुक रखी है, तो उस बुक को जो बैलेंस कर रहा है, क्योंकि उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा। देखो वेट उसका डाउनवर्ड है, तो यानी कि वेट डाउनवर्ड है, तो यानी कि ऊपर की तरफ इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो वो फोर्स जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, वो फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ गई। और तो इसका ये जो ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। एंड कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब देखो,
ये जो कंपोनेंट है ये आपकी सरफेस है, इस सरफेस के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। और जो सरफेस के नॉर्मल होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और जो सरफेस के पैरेलल होगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शन। ठीक है। और फ्रिक्शन की क्वालिटी है हमेशा ये मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन आपका इधर की तरफ वर्क करेगा, अगर फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन आपका इधर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, मतलब हमेशा ये क्या करेगा, इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन क्यों बोला, रिलेटिव मोशन का ये मतलब है कि वो क्या कर रहा है, बेसिकली फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अपोज नहीं करता, ये हमें सपोर्ट भी करता है। ठीक, आपने इसे पढ़ा होगा कि अपोज कर रहा है, तो बेसिकली वो अपोज हमेशा नहीं करता, वो हमें सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट कैसे, जैसे कि हम अर्थ पे जब चल रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, तो हमारे मोशन को ये सपोर्ट भी करता है। ठीक, फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम चल सकते हैं ज़मीन पे, कभी नहीं चल सकते। ठीक, रिलेटिव मोशन क्या है, जो अर्थ और आप में, जैसे कि अर्थ इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो। ठीक, तो ये जो रिलेटिव मोशन है इसका वो अपोज करता है। बस समझ में आ गई। और बाकी ये है कि वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन हमेशा अपोज नहीं करता, आपके मोशन का अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन आपको सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो देखो इसी में नोट लिखा है, इट डज नॉट अपोजेज मोशन बट इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, because when we talk about friction we need at least two bodies to be in contact with each other. No friction exists till an external force is applied. ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो हमेशा हमें क्या बोलना है कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। मोशन टर्म यूज़ नहीं करना, वो मैंने आपको जब बोला था मोशन का अपोज करता, वो बेसिकली आपकी जो पुरानी डेफिनेशन थी, क्योंकि हम पहले से ही वही चीज़ बोल देते तो आपको कन्फ्यूज़न होता। ठीक, तो आपको हमेशा यहाँ पे मोशन के बजाय रिलेटिव मोशन टर्म यूज़ करना है। इट डज नॉट अपोजेज अ मोशन बट इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन वी नीड एट लीस्ट टू बॉडीज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों बॉडीज़ मूव कर रही होंगी। बात समझिएगा, एक बॉडी अगर इधर जा रही है तो दूसरी बॉडी इधर जा रही है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फिर ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट टिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो एट रेस्ट पे क्या है, एफ अप्लाइड, एफ ए का मतलब एफ अप्लाइड। जैसे इफ एफ अप्लाइड इक्वल टू 0 देन एफ एस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो बॉडी रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे होगी मीन्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा केस, एट रेस्ट नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो फ्रिक्शन इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या है, एज applied force increases the value of friction force increase after reaching its maximum value. After that it will fall down and attain a constant value. ठीक है, आप देखो, आपके सपोज ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, आपने इसमें हल्का सा फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक नहीं हिल रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो भी फ्रिक्शन इसमें लग रहा है, जो भी फ्रिक्शन इस बॉडी में लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स आपके जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज़्यादा है। ठीक है, आप इसीलिए उस ब्लॉक को हिला नहीं पा रहे हो।
लेकिन जैसे जैसे आप अपना फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये भी अपने आप को मैक्सिमाइज करता चला जाएगा। आपका फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपका जैसे मतलब आपने फोर्स इंक्रीज करना शुरू किया तो फ्रिक्शन ने भी अपने आप को इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक। तो जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करोगे फ्रिक्शन भी अपने आप को इंक्रीज करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद। देखो ये ग्राफ को समझिएगा, जब बॉडी देखो रेस्ट पे है यहाँ तक, मतलब ये फोर्स वर्सेस टाइम है, तो 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक यहाँ तक जब बॉडी रेस्ट में है, मतलब कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखो फोर्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 से 5 सेकंड तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो फ्रिक्शन भी हमारा क्या है, 0, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 0 है। अब 5 सेकंड के आगे, मतलब 5 सेकंड से थोड़ा पहले फोर्स हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, जो ये जो एफएस लग रहा है, इसने भी अपने आप को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, लेकिन ये कब तक इंक्रीज करेगा, इसकी भी एक लिमिटिंग वैल्यू है, वहीं तक इंक्रीज कर पाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब फोर्स ज़्यादा हो गया तो इसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो बॉडी क्या हो गई, मूव करने लगी। तो जैसे ही बॉडी मूव करने लगी तो ये जो फोर्स जो हमने लगाया था, फोर्स अब हमको उतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम हल्का फोर्स भी लगाएं तो भी बॉडी क्या करेगी, मूव करती रहेगी, ठीक। ये देखो, तो इस समय जो हमको फोर्स की नीड होगी, मतलब एक फोर्स हमने लगा दिया जो कि फ्रिक्शन से मैक्सिमम है, उसके बाद जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या, और उससे लेस है। ये बात समझ में आती है। जैसे कि आप किसी बॉडी को, किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को जब आप मूव कराना चाहते हो, शुरुआत में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद एक बार जब वो उसमें मोशन में आ जाती है तो आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये वही ग्राफ है, स्टार्टिंग में 0 है, मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगा तो रेस्ट में है, तो इस तरीके का ग्राफ है। फ्रिक्शन भी 0 है, फिर आपने क्या किया, फोर्स को इंक्रीज़ करना चालू किया, फ्रिक्शन ने भी इंक्रीज़ करना चालू किया, लेकिन जब मैक्सिमम पे पहुंचा तो आपका फ्रिक्शन जो है वो सरेंडर हो गया, उसने कहा ठीक है भैया जाओ, ठीक। तो उसके बाद अब देखिए, अब ये क्या होगा, अब आपको कम फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक। TFR एट कांस्टेंट वैल्यू, ओके। हमें समझ ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा फोर्स वर्सेस टाइम का, ओके। थैंक यू।